हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप सारे बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। माई सेल्फ नीतू सोनी एंड आई टीच केमिस्ट्री फॉर जेई एंड नीट स्टूडेंट्स. In this video, I will be teaching very important topic of NEET, that is in coordination chemistry. And what is that? That is CFT. अगर आपको पूरा CFT बहुत अच्छे से आता है, आपको एक वन शॉट रिवीजन चाहिए, तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप ऐसे बच्चे हैं जिसको भाई कुछ भी नहीं आता है, तो भी आप ये वीडियो देखिए, क्योंकि आई हैव इंक्लूडेड ईच एंड एवरी डिटेलिंग्स। और जितना एग्ज़ाम में क्वेश्चन कर पाने के लिए ज़रूरी है वही सब लिखा हुआ है। फालतू का ज्ञान मैंने इसमें बिल्कुल भी नहीं लिखा है। कई बार होता है कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ाई जाती हैं लेकिन वो एग्ज़ाम के रिलेवेंट नहीं होती है, तो मैंने ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं रखा है। यहाँ से बाहर क्वेश्चन आने की 0% चांस है। तो अगर कोई क्वेश्चन CFT से आएगा तो इसी वीडियो से आएगा। आप वीडियो बिना स्किप करे देखें, साइड में एक अपना नोटबुक ले ले और एक पेन ले ले और साथ साथ लिख लिख के उसको प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक PDF है, ये जो मैं पढ़ाऊंगी उसका PDF भी मैं अपलोड कर दूंगी। आप वो PDF भी पैरेलली डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंटिंग करवा सकते हैं टाइम सेव करने के लिए। इट्स अप टू यू, बट दिस टॉपिक इज डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट एंड डेफिनेटली इस साल भी यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ओके, सो अगर आपको बहुत कुछ आता है तो भी आप ये वीडियो 2x पे करके देख लें। और अगर आपको बेटा नहीं आता है, आप पहली बार सुन रहे हैं, तो भी आपका यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व डेफिनेटली हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। फिर तो मेरा नाम बदल देना, और नाम तुम बदलोगे तो मुझे तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा, लेकिन फिर भी तुम बदल लेना। ओके, चलो फिर शुरू करें। सो आई एम स्टार्टिंग विद द postulates of CFT. Very first, what is CFT? CFT is crystal field theory. What is CFT? CFT is crystal field theory. And अच्छा एक सेकेंड, तो यहाँ पे yes, this explain how energy of d orbitals of a metal affected by electric field of ligand. तो इसका मतलब क्या है? थोड़ा सुनने में ऐसे लग रहा होगा कि ये क्या मुश्किल सी बात बोल दी है मैम ने। बेटा मैं बताती हूँ आपको, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बेसिकली ये बताती है कि अगर कोई भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है तो वहाँ पे लाइगेंड जब अप्रोच करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को, तो सेंट्रल मेटल एटम के जितने भी ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, किसका? लाइगेंड्स का। सी पोस्टुलेट फर्स्ट, सेंट्रल मेटल आयन इज कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव चार्ज अनायन, ligand as a negative charge point and neutral ligand as a point dipole. So what this want to say, अगर आप कोई भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में अगर मैं सेंट्रल मेटल एटम की बात करूँ, पहले तो ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या होता है मैं वो सिखा दूँ आपको। रुको, आधे लोगों तो कहे मैम ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या होता है, हमें यही नहीं पता है, आप क्या पढ़ा रहे हो। सो अगर कहीं पे भी आपको सेंट्रल मेटल एटम दिखे, उसके साथ कोई भी लाइगेंड दिख जाए और एक ऐसा कोऑर्डिनेशन स्फीयर दिख जाए, उसके या तो आगे कैटायन लिख देंगे या पीछे अनायन लिख देंगे, ठीक है, दोनों एक साथ नहीं लिख सकते हैं। तो वो ऐसे कंपाउंड्स को ही कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। सो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की पहचान के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जहाँ पे ये ब्रैकेट दिख जाएगा ना बेटा, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स से आंख बंद करके, वही एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होगा वहाँ पे, और नहीं होंगे। दूसरी बात, ये जो मेटल है हमारे सिलेबस में कौन से कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हैं, वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हैं जहाँ पे मेटल ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स के ही हम सारे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस को डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, अब उसके बाद अब आप ये कहोगे मैम डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन से एलिमेंट आते हैं? अरे नलायको, 3rd ग्रुप से लेकर 12th ग्रुप तक जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। हाँ, उसी में ही F ब्लॉक एलिमेंट भी इंक्लूडेड हैं। अब बात आती है कि अगर सेंट्रल मेटल एटम है, मेटल पे तो कैसे चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अगर मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो CFT कहती है दिस इज द पॉजिटिव चार्ज पॉइंट, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज पॉइंट। और जो लाइगेंड है वो क्या कर रहे हैं? वो तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, और ये
जो लाइगेंड है वो क्या करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहे हैं किसको, सेंट्रल मेटल एटम को. इफ दिस लाइगेंड इज डोनेटिंग इट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू सेंट्रल मेटल एटम, इसका मतलब हम लाइगेंड को क्या मान सकते हैं, हम लाइगेंड को एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज भी मान सकते हैं. लेकिन लाइगेंड सिर्फ नेगेटिवली चार्ज नहीं होते हैं, ये न्यूट्रल भी होते हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं, और ये डेफिनेटली नेगेटिवली चार्ज तो होते ही हैं. अब ये यहाँ पे मेरे को एक सेकेंड दे दो, मैं आपको दिखा दूँ. यहाँ मैंने आपके लिए सारे लाइगेंड्स, जितने पॉसिबल लाइगेंड हैं, आज तक जितने क्वेश्चन आए हैं, उन सब के लाइगेंड्स मैंने यहाँ पे एक साथ लिख दिए हैं. तो प्लीज़ एक बार तो इन लाइगेंड्स को लिख के याद ज़रूर कर लेना. अच्छा, आई स्टार्टेड विद, let's start with ligand. Neutral ligand, it can be anionic or it can be cationic. ठीक है, तो I'll start with anionic ligands. Any ligand with negative charge is anionic ligand. Ligand मतलब कोई भी ऐसा कंपाउंड, ऐसा एलिमेंट जो अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करने वाला है सेंट्रल मेटल एटम को. तो ये देखो, हाइड्रोजन पे कैसे चार्ज है, नेगेटिव, दिस इज हाइड्राइड आयन. ठीक है, OH माइनस हाइड्रोक्साइड, O2 माइनस ऑक्साइड, O2 माइनस परऑक्साइड, F माइनस फ्लोराइड. अच्छा, इनका नाम कैसे लिखते हैं, जब हम IUPAC, आपको पता होगा या फिर हम किसी एक वीडियो में सिखाएंगे, तो जब भी हम अनायनिक लाइगेंड का नाम लिखते हैं तो उसके पीछे सफिक्स O आ जाता है, जैसे हाइड्राइडो, ऑक्साइडो, परऑक्साइडो, फ्लोराइडो, ठीक है, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, H2 माइनस सल्फाइडो, कार्बोनेटो, सल्फाइटो. सो आप ये वीडियो को स्लो करके एक बार ये सारे लाइगेंड प्लीज़ लिख लेना और याद कर लेना. ओके, फिर जैसे कैटायनिक लाइगेंड्स हमने लिख रखे हैं, NO प्लस नाइट्रोसाइलियम, NO2 प्लस नाइट्रोनियम, H3O प्लस हाइड्रोनियम, NH3 NH2 प्लस हाइड्राजीनियम. एंड न्यूट्रल लाइगेंड्स भी होते हैं, जैसे नाइट्रोसिल, कार्बोनाइल, अमीन, ठीक है, एक्वा. तो these are few neutral ligands. And देर आर ऑल्सो लाइगेंड्स जो फ्लेक्सीडेंटेट होते हैं या बाइडेंटेट होते हैं, ट्राइडेंटेट होते हैं, टेट्राडेंटेट होते हैं. वो क्या होते हैं, अगर एक ही कंपाउंड दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट कर दें तो वो बाइडेंटेट का काम करेगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पे इथाइलिन डाइअमीन है. सो ये जो इथाइलिन डाइअमीन है, इसमें क्या हो रहा है बेटा, इथाइलिन डाइअमीन मतलब CH2 NH2 NH2. तो these two NH2 are donating their lone pair to central metal atom M, और इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, बाइडेंटेट है. तो लाइगेंड्स के लिए, स्पेसिफिकली लाइगेंड्स के लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे. ठीक है, इसमें तो सारा मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी, मेरे को यहाँ पे CFT कवर करना है बस. तो लाइगेंड्स और IUPAC का जो है वीडियो अलग आने वाला है, तो ये सारा पार्ट मैं वहाँ पे पढ़ाऊँगी. अभी के लिए एक बार फिर से CFT पे चलते हैं. सो दिस इन CFT हमें फर्स्ट पोस्टुलेट से अगर क्वेश्चन आएगा तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा, और अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है इन स्टेटमेंट के अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा. ठीक है, तो सेंट्रल मेटल एटम क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्ट है. ठीक है, एनायनिक लाइगेंड एक नेगेटिव चार्ज पार्ट की तरह काम करेंगे, न्यूट्रल लाइगेंड एक पॉइंट डाइपोल का काम करेंगे. फिर आता है अट्रैक्शन बिटवीन मेटल एंड लाइगेंड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर एंड हैंस दिस बॉन्डिंग इज सपोज टू बी आयोनिक. CFT सेज जो बॉन्डिंग है ना मेटल की और लाइगेंड की, आयोनिक बॉन्डिंग है. ठीक है, याद रखना इस बात को. डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर स्प्लिटेड ड्यू टू इफेक्ट ऑफ लाइगेंड. इसका मतलब क्या है, पहले तो ये डीजेनरेटेड ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है, डीजेनरेटेड मतलब ऑर्बिटल्स विद सेम एनर्जी. तो जो सेंट्रल मेटल एटम है, वो सेंट्रल मेटल एटम, ये डी ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट होगा, तो आप सबको पता है डी सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं. 5 के 5 ऑर्बिटल का एनर्जी सेम होता है. लेकिन जब कोई लाइगेंड इसको अप्रोच करता है तो इन सारे लाइगेंड्स की एनर्जी क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है, और वो एनर्जी डिफरेंस को ही क्या बोला जाता है, स्प्लिटिंग ऑफ डी सब शेल. ठीक है, वो क्यों होता है इसके ही बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. अब नेक्स्ट है स्प्लिटिंग. जो हुई स्प्लिटिंग का मतलब जो एनर्जी डिफरेंस आया ऑर्बिटल्स का, वो किसकी वजह से आया, वो डिपेंड करता है कि लाइगेंड का नेचर कैसा है. ठीक है, नंबर ऑफ लाइगेंड, कितने लाइगेंड अप्रोच किए, दूसरा सेंट्रल मेटल एटम पे चार्ज कैसा था. उसके बाद स्प्लिटिंग ऑफ डी सब शेल. स्प्लिटिंग ऑफ डी सब शेल
कैसे होती है, ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में अलग तरीके से होती है, टेट्राहेड्रल कंपाउंड में अलग तरीके से होती है। ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड कौन से होते हैं, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, एंड टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4 होता है। तो ऑक्टाहेड्रल का शेप तो आता होगा नलायक को कि ये भी नहीं आता है, ये ऐसा और ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपना एक, ये चारों एक प्लेन में, एक ये अबव द प्लेन और एक ये बिलो द प्लेन है। एंड टेट्राहेड्रल ये ऐसा होता है। स्क्वायर प्लेनर का स्प्लिटिंग अपने सिलेबस में नहीं है, तो वो हम डिस्कस भी नहीं करेंगे। अब आ जाओ जी, सोली विल स्टार्ट फ्रॉम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम विद लाइगेंड्स, ठीक है, ये शेप मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अब यहाँ पे जो लाइगेंड है वो अप्रोच करता है सेंट्रल मेटल एटम को, कैसे, अलोंग द एक्सिस। अभी एक्सिस क्या होते हैं, या तो एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस या फिर जेड एक्सिस। तो जो भी लाइगेंड अप्रोच कर रहा है वो कैसे कर रहा है, वो अलोंग द एक्सिस अप्रोच कर रहा है। अब बात आता है कि जो डी ऑर्बिटल है, आपको, मुझे नहीं पता कि आपको शेप आती है नहीं आती, फिर भी मैंने लिख दिया है कि अगर नहीं भी आती तो एक बार देख लो, 2 मिनट लगेगा। तो डी ऑर्बिटल होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। सो अब डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स वाई, ये वाले की बात कर रहे हैं हम सबसे पहले। तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, दीज ऑर्बिटल्स लाइज इन बिटवीन द एक्सिस। ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये कहाँ लाई करेंगे, इन बिटवीन द एक्सिस। दिस इज रिप्रेजेंटेड इन दीज स्ट्रक्चर्स। देखो ये जो, ये मैंने फूल से बनाया है ना, ये फूल से, ये बीच बीच में ऐसे गोल गोल, ये ही ऑर्बिटल हैं। और ये ऑर्बिटल कहाँ लाई कर रहे हैं, इन बिटवीन द एक्सिस। उसके बाद नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे नेक्स्ट इज डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। यहाँ पे ऑर्बिटल लाइज अलोंग द एक्सिस। कैसे, ये देखो नीचे जो फोटो बनी हुई है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, यहाँ पे जो ऑर्बिटल है ये कैसे हैं, अलोंग द एक्सिस हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं जो स्प्लिटिंग है वो कैसे होती है। सो इनिशियली हमारे पास जो डी ऑर्बिटल्स थे वो डीजेनरेटिव ऑर्बिटल्स थे, उनकी सब की एनर्जी सेम थी। तो जैसे जैसे लाइगेंड उनको अप्रोच करते हैं तो इनका एनर्जी बढ़ जाता है, जैसे इनका एनर्जी बढ़ता है तो सबका इक्वली बढ़ता है। तो अभी तो लिगेंड पास आ रहे हैं, अभी भी अप्रोच कर ही रहे हैं, एक पॉइंट पे क्या होगा, जो लाइगेंड है वो इतने क्लोज आ जाएंगे कि अलग अलग ऑर्बिटल्स को अलग अलग टेंडेंसी से रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसका मतलब व्हाट आई वांट टू से कि अगर मान लो लाइगेंड अलोंग द एक्सिस आ रहे हैं तो वो किसके साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे, सोच के देखो, वो उसी के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे जो ऑर्बिटल्स अलोंग द एक्सिस हैं, जो ऑर्बिटल्स अलोंग द एक्सिस हैं। अब अलोंग द एक्सिस कौन कौन से थे, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। तो इसका मतलब जो लाइगेंड आ रहा है वो उसी को ही क्या करने वाला है, ज़्यादा रिपेल करने वाला है। तो अगर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर को ज़्यादा रिपल्शन फील होगा, क्यों, क्योंकि जो लाइगेंड आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, वो अलोंग द एक्सिस आ रहा है। अलोंग द एक्सिस तो कौन है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। तो इसका मतलब उनका एनर्जी बढ़ जाएगा, और अगर उनका एनर्जी बढ़ गया तो इसका मतलब आप क्या कह रहे हो बेटा, ये जो 3 ऑर्बिटल हैं और ये जो 2 ऑर्बिटल है इनको कंपेयर करो तो एनर्जी ज़्यादा किसका, ऊपर वाले का है। तो जो ज़्यादा एनर्जी वो कौन हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। इसका मतलब these are dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। इनको ही एजी ऑर्बिटल्स भी बोला जाता है। अब उसके बाद नीचे जो है इसका मतलब वो कौन है, जिन पे कम रिपल्शन फील हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि ये कहाँ लाई करते हैं, इन बिटवीन द एक्स, एंड दीज आर डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। ओके, अब इनका हम अगर एनर्जी डिफरेंस की बात करें तो इन ऑर्बिटल्स का जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो ऑक्टाहेड्रल के केस में होगा डेल्टा ओ। क्या होगा, डेल्टा ओ। अब यहाँ पे होता क्या है, जो एनर्जी है वो कहीं रिलीज नहीं हुई है, कहीं से आई नहीं है। बेसिकली यहाँ पे जितना एनर्जी कम हुआ लोअर ऑर्बिटल्स का, वही एनर्जी किस में ट्रांसफर्ड हुआ है, अपर ऑर्बिटल्स में, ठीक है। तो अपर ऑर्बिटल्स का जो एनर्जी वो कहाँ से मिला इनको, लोअर ऑर्बिटल से। तो ओवरऑल एनर्जी कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब देखो जो नीचे वाले पार्ट हैं उसमें हर एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना होगा, 0.4 डेल्टा ओ, और ऊपर वाले का कितना होगा, 0.6 डेल्टा ओ। क्यों, क्योंकि नीचे कितने मैक्सिमम कितने आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। देखो
1 2 3 4 5 6, मैक्सिमम 6। ऊपर कितने आ सकते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ऊपर वाले का पार्ट कितना होता है? 0.6। नीचे जो है वो नेगेटिव पार्ट होता है और ऊपर जो है वो पॉजिटिव पार्ट होता है। तो अब आप एक बार एक चीज़ नोटिस करो, ये जो दोनों हैं इनका वैल्यू आ जाएगा 0। तो एनर्जी ना ही क्रिएट हुई ना ही डिस्ट्रॉय हुई, यही तो रूल्स होते हैं ना ही एनर्जी क्रिएट हो रही है ना ही डिस्ट्रॉय हो रही है। तो जो CFSE होती है दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, उसका फॉर्मूला क्या होगा? अब ये फॉर्मूला ध्यान से देखो, दैट इज -0.4 इंटू एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज प्रेजेंट इन T2G। जो कौन सा पार्ट है? ये अपर वाला पार्ट है, सॉरी नीचे ये वाला पार्ट है T2G, और जिसका एनर्जी कितना है 0.4, और ये क्या आएगा यहाँ पे माइनस, प्लस 0.6 जो अपर वाला पार्ट है उसमें NEG नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट आर प्रेजेंट इन EG ऑर्बिटल इनटू डेल्टा O विद पेयरिंग एनर्जी। अब ये पेयरिंग एनर्जी क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। ये फॉर्मूला ध्यान रख लेना, ये कैसे यूज होगा ये भी हम सिखाएंगे आपको जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। स्प्लिटिंग ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है उसका स्प्लिटिंग कैसे होगा? देखो, पहले लिगैंड अप्रोच करेगा, उसका एनर्जी बढ़ जाएगा, जैसे एनर्जी बढ़ेगा फिर होगा स्प्लिटिंग। और जब स्प्लिटिंग होगा वो किस तरीके से होगा? सोच के देखो, जो ऑर्बिटल आ रहा है वो कैसे आ रहा है? टेट्राहेड्रल के केस में इन बिटवीन द एक्सिस आएगा, और अगर वो इन बिटवीन द एक्सिस आ रहा है तो ज़्यादा किसको रिपेल करेगा? जो ऑर्बिटल इन बिटवीन द एक्सिस लाई करते हैं। और वो कौन से होते हैं? वो होते हैं DXY, DYZ एंड DZX। और ये तीनों का एनर्जी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और EG का एनर्जी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसके अंदर अपना जो स्प्लिटिंग CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होगा वो क्या होगा? ऊपर वाले पार्ट में आपके बाद 0.4 आएगा, एंड दिस डिफरेंस वुड बी डिनोटेड बाय डेल्टा T, मतलब टेट्राहेड्रल के केस के लिए T यूज़ हो रहा है, और नीचे के लिए आएगा 0.6 डेल्टा T, ये माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें जो CFSE आएगा वो क्या आएगा? 0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट आर प्रेजेंट इन T2G प्लस बेसिकली माइनस का साइन आएगा यहाँ पे 0.6 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट आर प्रेजेंट इन EG, एंड अब यहाँ पे आ जाएगा प्लस पेयरिंग एनर्जी। सो दिस इज द CFSE फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, अब इसी को ही मैं यहीं पे एक बार मैं प्लीज़ बता देती हूँ, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो बाद में। अगर मान लो मैं आपको एक कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दूँ T2G6, ठीक है, T2G6 एंड EG2 दे दिया, चलो EG2 दे दिया, और ये मैंने कौन सा केस ले लिया? मैंने ऑक्टाहेड्रल का केस ले लिया है। तो अब आपको पूछ ले, बताओ भाई CFSE क्या है? तो आपको ऑक्टाहेड्रल के केस में क्या लिखना है कि ऑक्टाहेड्रल के केस में, अरे क्या बना दिया मैंने, ऑक्टाहेड्रल के केस में जो है नीचे तो आएंगे 2 ऑर्बिटल, ये 2 और ये 3, ऐसे स्प्लिटिंग होती है ना, ऐसे कि ऊपर जो आ रहा है वो EG आ रहा है, नीचे जो आ रहा है वो T2G आ रहा है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बोला है इसने? 6 इलेक्ट्रॉन्स बोला है। इसमें कितने बोला है? 2 इलेक्ट्रॉन बोला है। मुझे क्या निकालना है? CFSE निकालना है। CFSE कैसे निकालूँ? 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है? T2G में, और जो नीचे वाला पार्ट है वो कैसे जाता है? नेगेटिव। और अगर ये 6 टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये इसका पार्ट क्या होता है? 0.4 ऑफ डेल्टा O। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर 6, तो 6 इंटू 0.4 डेल्टा O, प्लस ऊपर कितना है? अच्छा, ये कैसा रहेगा? नेगेटिव पार्ट रहेगा। ऊपर कितना है? इट इज़ 0.6 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये आज अब ये भी कैसे रहेगा? डेल्टा O पार्ट ही रहेगा। ठीक है, मैं एक बार दोबारा साफ सुथरा लिख दूँ, मैं जल्दी नहीं, आराम से बताती हूँ। देखो, अब हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे तो आएगा डेल्टा नॉट O, पेयरिंग एनर्जी कुछ नहीं आएगी क्योंकि लिगैंड की वजह से कोई पेयरिंग मैंने कराई नहीं है। तो नीचे जो है वो आएगा -0.4 डेल्टा O, तो मैंने कॉमन ले लिया 6 इलेक्ट्रॉन, प्लस ऊपर कितना है? 0.6 इंटू 2। ये जो आंसर आएगा वो अपना CFSE आ जाएगा ऑक्टाहेड्रल के लिए। सिमिलरली टेट्राहेड्रल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उल्टा करना है, EG नीचे लिख दो, T2G ऊपर लिख दो, दैट्स इट। फिर आता है व्हाट इज दिस पेयरिंग एनर्जी? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इफेक्ट ऑफ लिगैंड। मतलब पेयरिंग एनर्जी क्या होता है? सुन लो ध्यान से, ये एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करने के लिए। अब आप सोच के देखो, जब मैंने स्प्लिटिंग करवाई ये पहले डीजेनरेट थे, तो स्प्लिटिंग ऐसे हुई है ऑक्टाहेड्रल के केस में। तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। अब 4th इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा या वापस यहीं एंटर करेगा? किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड करता है
कि इस कंपाउंड का CFSE कितना है। इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे पेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। क्या ये एनर्जी इसके पास है, और अगर है तो कहाँ से आई? CFSE विल प्रोवाइड दैट एनर्जी सो दैट इलेक्ट्रॉन कैन बी पेयर्ड। अगर CFSE कम है तो पेयरिंग एनर्जी कहाँ से आएगी? आएगी ही नहीं, तो पेयरिंग पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी। और अगर पेयरिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगी तो इलेक्ट्रॉन को कहाँ जाना पड़ेगा? ऊपर वाले ऑर्बिटल में जाना पड़ेगा। क्यों नहीं जाना चाहता ये ऊपर वाले ऑर्बिटल में? क्योंकि ऊपर वाले ऑर्बिटल के लिए एनर्जी ऑर्बिटल का ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन उसमें जाता है आउटबाउंड प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जिस ऑर्बिटल का एनर्जी कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला केस हमने लिया है, वो केस जहाँ पे पेयरिंग है ना, कैसी है? पेयरिंग एनर्जी कम है, किससे? CFSE से। अगर CFSE ज़्यादा है और पेयरिंग कम है तो हो गई ना एटम के पास सफिशिएंट एनर्जी, जिससे क्या हो जाएगा? जिससे पेयरिंग पॉसिबल हो जाएगी। और पेयरिंग अगर पॉसिबल हो रही है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ लाई करेगा? ऊपर वाले ऑर्बिटल में नहीं जाएगा, नीचे वाले ऑर्बिटल में ही फिल हो जाएगा। इसका मतलब अगर मेरे को ऐसे 1 2 3 के बाद ऊपर जाना है या नीचे ही आ जाना है तो पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा, पेयरिंग एनर्जी कम है, CFSE ज़्यादा है, तो पेयरिंग इज पॉसिबल। तो इलेक्ट्रॉन पहले ही नीचे फिल होंगे, फिर ऊपर वाला पार्ट फिल किया जाएगा। ऐसे ऑर्बिटल्स को इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या फिर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। ठीक है, इफ CFSE इज हायर देन पेयरिंग एनर्जी देन पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉसिबल एंड कंपाउंड विल बी लो स्पिन। नेक्स्ट इफ पेयरिंग एनर्जी इज हायर देन CFSE कम है, पेयरिंग ज़्यादा है, तो कहाँ से आएगी? पेयरिंग आएगी ही नहीं, तो पेयरिंग होगी नहीं, और पेयरिंग होगी नहीं तो इसका मतलब उन कंपाउंड को कैसे बोला जाएगा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। कैसे होंगे वो? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। अब मैंने यहाँ पे दोनों का लिख दिया है। अगर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है और ऑक्टाहेड्रल केस है तो पेयरिंग कैसे होगी? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? पेयरिंग पॉसिबल हुई। पेयरिंग पॉसिबल जब हुई जब CFSE क्या थी? ज़्यादा थी। अब CFSE ज़्यादा है पेयरिंग एनर्जी से, तो इलेक्ट्रॉन कैसे गया? पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ आया 1 2 3। अब पेयरिंग पॉसिबल है तो इलेक्ट्रॉन यहीं आएगा 4 5 6, फिर ऊपर जाएगा 7 8 9 एंड 10। यहाँ पे अगर मान लो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है ऑक्टाहेड्रल के ही केस के अंदर, अगर ऐसा केस आ गया जहाँ पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है CFSE से, CFSE कम है। अब बेटा CFSE कम आ गई, इसका मतलब क्या हो गया? पेयरिंग पॉसिबल नहीं होगी। अब अगर पेयरिंग पॉसिबल नहीं है तो क्या हो जाएगा? पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दूसरा, तीसरा, फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, फिफ्थ यहाँ, फिर 6th 7th 8th 9th एंड 10th। दिस विल बी द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट अगर टेट्राहेड्रल का केस आता है तो स्प्लिटिंग उल्टा होगा, EG नीचे T2G ऊपर। और ये कौन सा केस ले लिया है मैंने? ये वो केस ले लिया जहाँ पे CFSE ज़्यादा है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, उसके लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ऐसे आपको ये नंबरिंग दिख रहे होंगे। ऐसे टेट्राहेड्रल में अगर ये शायद ये वीडियो बंद हो गई थी, तो ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हमने ये वो वाला केस लिया जहाँ पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है, किससे? CFSE से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? EG में 1 2 और फिर 3 4 5, पेयरिंग तो होनी है तो ऊपर जाएगा, फिर नीचे वाले फिल होंगे और फिर ऊपर वाले फिल होंगे। ठीक है, तो अब मैंने क्वेश्चन लिखा आपके लिए फॉर T2G6 EG2 सिस्टम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज। बताओ भाई मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? पहले तो उसका फिलिंग करो। तो अगर मान लो ऐसा केस है जिसमें नीचे T2G है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये T2G है और ये EG है। ओके, ऑक्टाहेड्रल का केस है। तो बोलो मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? √n × n+2। इसका मेरे पास आपके लिए एक ट्रिक है। वो क्या ट्रिक है? n वैल्यू क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, तो जो इसको सॉल्व करके आंसर आएगा उसमें इंटीजर जो होगा वो 2 होगा। 2 के बाद कुछ भी रहे फर्क नहीं पड़ता। तो अगर यहाँ पे देखो 2.83 है ना, इसका मतलब यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर 2। अगर कहीं पे भी लिख रखा हो 1.73, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 1। और अगर कहीं है 3.87 तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 3, और 4.92 तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर 4। तो ये सोल्व करने मत बैठना यार प्लीज़, डायरेक्ट कर देना ना कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर मान लो 1 2 3 4 हैं तो उनका जो भी आंसर आएगा, जो भी अलग अलग वैल्यूज़ मिलेंगी ना डाइपोल मोमेंट की, उनका जो भी इंटीजर रहेगा उस डेसिमल से पहले वाला वर्ड वही उसका आंसर होगा। ओके, अब मेरे को आपको नेक्स्ट पॉइंट बताना है, दैट इज
स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बिना हम CFSE के कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। एक सिंगल क्वेश्चन करके दिखा देना आप, मैं भी हूँ। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ वैसे तो मैंने पूरा लिख दिया है, आप एक बार देख लेना। लेकिन बेटा यहाँ पे जो याद करने का जो पॉइंट है वो ये है कि पहले आपको याद रखना है कि हैलाइड डोनर होते हैं, फिर उससे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन डोनर, फिर नाइट्रोजन डोनर, एंड देन सबसे स्ट्रॉन्ग कार्बन डोनर होते हैं। ऐसे लाइगेंड जहाँ ये हैलाइड्स आते हैं वो वीकेस्ट होते हैं। फिर ऑक्सीजन डोनर में कौन कौन आ रहा है, OH-, OX2- एंड H2। और फिर नाइट्रोजन डोनर में कौन आएगा, अमोनिया, इथाइलिन डायमीन। एंड कार्बन डोनर में कौन कौन आ जाएगा, कार्बन डोनर में अपना CO एंड CN एंड CO। ठीक है, अब बात आती है, मेरे को आपको सिर्फ 4 पॉइंट्स याद करवाने हैं, 1, 2, 3 एंड 4। ये 4 पॉइंट याद हो गए ना तो भी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट 2 पॉइंट से ही सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। नीचे का जो 3rd 4th पॉइंट है वहाँ से तो क्वेश्चन कोई पूछता भी नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट देखो, अमोनिया के बारे में हमेशा याद रखना, हमेशा एक बात तो ये बात हमेशा याद रखना कि ये जो ऑक्सीजन डोनर तक तो इसको जनरली याद करो कि वीक होते हैं, और उससे आगे वाला सारा पार्ट स्ट्रॉन्ग होता है। ऑक्सीजन डोनर तक तो वीक होते हैं, उससे आगे वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग होता है। अब मैंने एक बात याद करनी है कि जो ये अमोनिया है, इस अमोनिया में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो ये क्या करेगा, हमेशा वीक का काम करेगा। लेकिन कहीं पे कोई सेंट्रल मेटल आइटम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया तो कैसा काम करेगा, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड का काम करेगा। अगर कहीं पे Cr+2 आ गया तो अमोनिया वीक का काम करेगा, Cr+3 आ गया तो अमोनिया स्ट्रॉन्ग लाइगेंड का काम करेगा। फिर उसके बाद अगर H2O है, H2O को केस में सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी है, बस छोटी सी, व्हाट इज दैट, Cu2+ एंड CO+3। सिर्फ 2 केसेस में स्ट्रॉन्ग का काम करता है, बाकी सब में कैसा काम करता है, वीक का काम करता है। सिर्फ 2 केसेस कौन से Cu2+ एंड CO+3, उसमें तो स्ट्रॉन्ग का काम करेगा, बाकी हमेशा वीक लाइगेंड का काम करेगा। नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। अब ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आ जाए +4 या +5, सारे लाइगेंड स्ट्रॉन्ग का काम करेंगे। और अगर आ जाए कोई 4D एंड 5D सीरीज़ का मेटल तो भी सारे लाइगेंड हमेशा स्ट्रॉन्ग का काम करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बातें हैं जो तुम्हें याद रखनी थी। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। दिस इज़ द लास्ट पार्ट, जो यहाँ नेक्स्ट 5 मिनट में वीडियो हम एंड कर देंगे। अब देखो ये मैंने यहाँ पे क्या समझाने का कोशिश करा। आपको मिला NiCl4 विद 2- साइन। तो पहले तो आप इसको ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने की कोशिश करो। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, X+4Cl विद -1 चार्ज, दैट इज -2। तो X वैल्यू आ गई यहाँ पे +2। निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3D8,4s2। लेकिन अभी कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 है, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 3D8। अब इसके साथ क्या है, क्लोरीन है। और क्लोरीन कैसा लाइगेंड होता है, हैलाइड्स आर ऑलवेज वीक लाइगेंड्स अनटिल अनलेस यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम पे चार्ज कितना हो, +4 +5, और यहाँ पे कोई 4D और 5D सीरीज का एलिमेंट ना हो, अदरवाइज वो हमेशा वीक का ही काम करेंगे। और आपके वही क्वेश्चन आएंगे जहाँ ये हमेशा वीक का काम करेंगे। ठीक है, तो अब ये वीक का काम कर रहे हैं तो इनका इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैसा होगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। और ये तो होता है बेटा अपना 3D, ये होता है 4s के बाद आता है 4p, और उसके बाद आता है 4D। अब हाँ, ये भाई बहुत कन्फ्यूज़न होता है, कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि मैम कब तो हम मतलब अंदर वाला D कब बाहर वाला D यूज़ कर रहे हैं, वो भी मेरे को इसी में ही एक्सप्लेन करना है आपको। तो यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है ना, इसका मतलब है कि 1 2 3 4 ये 4 ऑर्बिटल यूज़ होने वाले हैं, और ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। 1s and 3p आर इन्वॉल्व है। सो व्हाट इज दिस, दिस इज sp3। व्हाट इज दैट, दैट इज टेट्राहेड्रल। व्हाट इज दैट, दैट इज टेट्राहेड्रल। ये क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। अब बात आती है, क्योंकि पेयरिंग तो हुई ही नहीं ना, क्योंकि Cl कैसा था, वीक था। अच्छा, अब मैं एक बार सिमिलर एक दूसरा क्वेश्चन ले लूँ जिसमें हमने लिया है NiCN4 2-। तो जैसे यहाँ पे अपना आया था X+4 × -1 = -2, X = क्या आएगा, +2। और अगर X = +2 आ रहा है तो Ni यहाँ पे क्या हो गया, दैट इज 3D
8 और 3d8 हो गया, तो सेम टू सेम जैसे वहाँ पे आया था 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। तो ये अब 2 इलेक्ट्रॉन है, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं और यहाँ पे अपना s है और 4s और यहाँ पे है 4p। बेटा यहाँ पे ना पेयरिंग हो सकता है क्योंकि साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होता है और स्ट्रॉन्ग लाइगेंड हमेशा पेयरिंग करवा देता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेयरिंग होगा और पेयरिंग होने से 1 2 3 4 5 6 7 8 ये डी खाली हो गया। तो हमने कौन सा इन्वॉल्व किया, n-1d, मतलब अंदर वाला डी। 3d था ना ये, देखो ns np एंड n-1d। तो यहाँ पे कौन सा यूज हुए, 4 ऑर्बिटल, बोलो जल्दी। d दिस वन 1 2 3 4 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था तो dsp2। और ये क्या है, ये स्क्वायर प्लेनर है। क्या है ये, स्क्वायर प्लेनर है और ये सारे पेयर्ड हैं तो डायमैग्नेटिक है। मैग्नेटिक मोमेंट कितना होने वाला है, 0 होने वाला है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इसकी बात कर लूँ, सोचो जिंक आ गया और अमोनिया के साथ आ गया अमोनिया 4 विथ +2 चार्ज। तो Zn+2 क्या होता है, Zn+2 तो 3d10 होता है। 3d10 तो 3d तो फुल्ली फिल्ड है तो पक्का 4s एंड 4p ही यूज़ होने वाला है। तो इसका मतलब sp3 एंड टेट्राहेड्रल होगा। यहाँ पे मस्त है, ये स्टार मार्क कर लेना इसको, NiCO4। NiCO4 में Ni क्या है, Ni इज 3d8 4s2, ठीक है। अब ये क्योंकि CO क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये क्या करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए ना, हाँ, और 2 इसमें थे। अब ये स्ट्रॉन्ग है तो ये इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ शिफ्ट करा देगा और ये D कैसा हो जाएगा अपना, D हो जाएगा फुल्ली फिल्ड, D हो जाएगा फुल्ली फिल्ड। 1 2 3 5 6 7 8 9 10। अब ये फुल्ली फिल्ड हो गया है ना, तो अपने पास क्या बच गया, अब अपने पास बच गया है S और क्या बच गया है P। तो ये अब बनाएगा sp3 टेट्राहेड्रल। तो मतलब बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि टेट्राहेड्रल अगर स्ट्रॉन्ग है तो हमेशा स्क्वायर प्लेनर बनेगा, टेट्राहेड्रल भी बन सकता है, ठीक है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट एग्जांपल है जो मेरे को आपको एक्सप्लेन करना है, Cu अमोनिया 4 विद +2 चार्ज। तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 3d10 4s1, Cu2+ इज 3d9। अब यहाँ पे अमोनिया क्या करता है, यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग का काम करेगा। ये एक एक्सेप्शनल केस है, इसको ध्यान रख लेना, सिर्फ इसी केस में ध्यान रखना है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन उठ के आगे वाले P में शिफ्ट हो जाता है और ये D खाली हो जाता है और ये dsp2 बन जाता है, दैट इज स्क्वायर प्लेनर। और क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये पैरामैग्नेटिक भी होता है। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर पैरामैग्नेटिक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड dsp2। ऐसे ही अगर मान लो COH2O6 +3 चार्ज आ गया तो अब बताओ, वाटर है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है किसकी, CO की। तो कैसे काम करेगा, स्ट्रॉन्ग का काम करेगा। CO इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, CO क्या होता है 3d7 4s2 एंड CO+3 कितना हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 2 S से जाएगा, पहले S से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, ठीक है। और एक कहाँ से जाएगा, अपना D से, तो ये बन जाएगा 3d6। तो देखो ये 3d 4s 4p, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्योंकि H2O स्ट्रॉन्ग का काम करेगा तो पेयरिंग पॉसिबल है। तो हमने यहाँ ये लो जी पेयरिंग करवा दी, तो 2 ऑर्बिटल खाली हो गए। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, 6 था, तो ये कितना बन जाएगा D2sp3। D2sp3 है, फिलिंग कैसे होगी, क्योंकि पेयरिंग हुआ है ना तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। तो अगर CFSE अब आपको कोई पूछ ले कि निकालना है तो देखो इसका स्प्लिटिंग कैसे हो रहा है, T2G एंड EG, सारे इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएंगे, T2G में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग H2O स्ट्रॉन्ग का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे CFSE कितना आ जाएगा, कितने टोटल इलेक्ट्रॉन है, 4 हैं, कहाँ पे हैं, -0.4 इंटू डेल्टा O। तो यहाँ से आंसर आ रहा है -2.4 डेल्टा O। और ये कैसा रहेगा, क्योंकि सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो डायमैग्नेटिक लोअर स्पिन एंड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, दैट्स इट। ये दिस वाज ऑल अबाउट CFSE। एक पॉइंट मैंने नहीं पढ़ाया था, एप्लीकेशन क्या होता है, टू एक्सप्लेन वेदर द कॉम्प्लेक्स इज हाई स्पिन और लो स्पिन एंड टू एक्सप्लेन कलर प्रॉपर्टी एंड टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड। अब इसके अलावा और क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी जहाँ पे हम सारे क्वेश्चंस करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड एंड ऑल्सो उधर ही आगे वाला पार्ट एक्सप्लेन होगा, दैट इज़ अबाउट द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। सो प्लीज़ ये जो मैंने एग्जांपल कराए हैं यही 2 एग्जांपल हैं जो ध्यान रखने होते हैं। एक तो NiCO4 का केस जो टेट्राहेड्रल होता है, एक CuNH3 होल 4 2+, जहाँ पे
एक इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो जाता है, वो एक स्क्वायर प्लेनर होता है, दैट्स इट। बाकी हर क्वेश्चन आप यहाँ से सोल्व कर पाएंगे। इसके अलावा सिंगल ऐसा क्वेश्चन नहीं है बेटा जो आप नहीं कर सकते हो। तो प्लीज़ 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 आप ये देखने के बाद एक बार बैठ के PYQs जहाँ पे सिर्फ ऐसे वाले क्वेश्चन हैं वो ट्राई कर लेना, क्योंकि इस पार्ट के बिना तो आप अपना आइसोमेरिज्म का भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको कोई दूसरा टॉपिक पढ़ना है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जाके वो लिख देना, मैं वो पढ़ा दूँगी। ओके, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।